अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नावल द ओल्ड मैन एंड द सी रीड करेंगे। इससे पहले आपने नावल का इंट्रोडक्शन सुना, हमने नावल की रीडिंग भी स्टार्ट की। हमें पता चला कि ओल्ड मैन whose name is Santiago is considered as a slough in his village because he has not caught any fish for 84 days. Initially, he had a boy named Manolin with him for a few days, but later his parents withdrew him and sent him to another successful boat because they thought parents of the boy thought just like all the people of the village that old man is unlucky. But the boy had been a constant source of relief for the boy. He was his companion and they developed a bond that was more than a bond of teacher and student. It was more like a bond between a father and his son. So let us start reading. No, the old man said, between fishermen. They sat on the terrace and many of the fishermen made fun of the old man and he was not angry. अब टेरेस क्या है? टेरेस जो है ये उनके विलेज का पब है जहाँ पे लोकल फिशरमैन इकट्ठे होते हैं, रेस्टोरेंट आप इसको बोल लें। और ये टेरेस वही है जो अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है जहाँ पे हवाना के उस कोस्ट लाइन पे स्टे करता था और उसका नाम था लेटरास, जिसको उसने टेरेस प्रेजेंट किया है यहाँ इस नावल में। तो फिशरमैन ओल्ड मैन का मजाक उड़ाते हैं लेकिन वो नाराज़ नहीं होता है। तो क्या ग्लिम्स मिलता है इससे हमें ओल्ड मैन के कैरेक्टर का कि ही इज़ परसिस्टेंट, वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, उसके अंदर हौसला मौजूद है कि वो उनके मजाक को भी इग्नोर करता है। अदर्स ऑफ द ओल्डर फिशरमैन लुक्ड एट हिम एंड वर सैड, but they didn't show it and they spoke politely about the current and the depths they had drifted their lines and at the steady good weather and of what they had seen. लेकिन उनके बरक्स जो comparatively older fishermen हैं वो सेंटियागो को रहम की नज़रों से देखते हैं और उसके लिए उदास भी होते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हैं इसलिए वो जानते हैं कि ये उसका एज फैक्टर है, दूसरा ये कि वो अकेला है, तीसरा वो लागर है तो वो फ़िश नहीं पकड़ सकता है, उसके हालात ऐसे हैं तो वो उसके लिए अफसरदा तो है लेकिन जाहिर नहीं करते हैं। अब जनरली चूँकि ये एक फ़िशरमैन की लोकेलिटी है तो वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं? करंट्स की बातें कर रहे हैं। करंट बोलते हैं बेटे पानी की जो लहरें होती हैं हम उसको बोलते हैं, आप इसको करंट नहीं बोलना, दिस इज़ करंट। और करंट का मतलब होता है पानी का बहाव, पानी की लहरें। दूसरे वो बात करते हैं द डेप्थ्स दे हैड ड्रिफ्टेड देयर लाइन्स, जो उन्होंने अपनी डोरियाँ, जो मछली पकड़ने की डोरियाँ हैं वो कितनी गहराई तक उन्होंने पानी में भेजी हैं उसकी बात करते हैं, और समंदर में उन्होंने क्या क्या देखा है। अब जैसी लोकेलिटी होगी उसी तरह की वो बातें करेंगे। तो जब बच्चे आप ये नावल पढ़ेंगे तो आपको इससे कोस्ट लाइन लाइफ के बारे में भी पता चलेगा, ओशन की क्रिएचर्स के बारे में भी पता चलेगा, फिशरमैन की ज़िंदगी किस तरह है उसके बारे में भी आपको आइडिया होगा, और साथ ही आपको ये पता चलेगा कि द राइटर हैड अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप एंड कमांड ऑन लाइफ रिलेटेड टू ओशन, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का एक डेकेड, मोर देन अ डेकेड जो है हवाना के साहिलों पे गुजार दिया है। राइटर हेमिंगवे वहाँ पे फिशिंग भी करता रहा है और उसका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उन कोस्ट लाइन्स में रहने का, लिहाजा उसकी जो जितनी भी बातें हैं तो उसने इख्तरा नहीं की हैं, वो उसकी लर्नड है, जो उसने वहाँ पे रह के नॉलेज गेन किया उसी को इस नावल में सम अप कर दिया। So the successful fishermen that day were already in and had butchered the marlin out and carried them laid full length across two planks, with two men staggering at the end of each plank to the fish house where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana. उस दिन के सक्सेसफुल फिशरमैन, यानी उस दिन जिन कश्ती वालों ने मछलियाँ पकड़ी थी, अब उनकी रूटीन क्या है कि वो क्या करते हैं? बुचर द मार्लिन आउट, फिश का नाम है कि मार्लिन को उन्होंने बाहर निकाला हुआ था, उसको बुचर, उसको काटने की तैयारी कर रहे थे।
carried them laid full length across 2 planks, लकड़ी के 2 तख्तों पर अच्छी तरह लिटाया हुआ था फिश को, with 2 men staggering at the end of each plank, जिसमें से 2 आदमी जो थे वो हर तख्ते के एंड पे स्टैगर का मतलब होता है जब आप फिश को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको काबू करने की कोशिश करते हैं, कि जाहिर है जब आप उसको लैंड करवाते हैं दैट इज़ स्टिल अलाइव, अभी उसमें जान बाकी होती तो आप उसको स्टैगर करते हैं। टू द फिश हाउस, ये जो फ़िश है इसको कैरी करके फ़िश हाउस ले जाया जाएगा। where they waited for the ice truck to carry them to the market in हवाना, जहाँ पे आइस ट्रक आएगा और वो फ़िश को लोड करके हवाना जो उनका कैपिटल है उसकी मार्केट में ले जाएगा। तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह से फ़िश जो है उसको पकड़ के उसको बुचट करके फिर लेके जाया जाता है। चूँकि हवाना एक डिस्टेंस पर है, फासले पर है, तो इसलिए आइस ट्रक में फ़िश को लेके जाया जाता है ताकि ख़राब ना हो। Those who had caught sharks had taken them to the shark factory on the other side of the cove, where they were hoisted on a block and tackled, their livers removed, their fins cut off, and their hides skinned out, and their flesh cut into strips for salting. अब कुछ ऐसे फिशरमैन भी हैं जिन्होंने शार्क को पकड़ी है। शार्क को शार्क फैक्ट्री में लेके जाया जाता है जो कि खोव की दूसरी तरफ है। खोव किसको बोलते हैं? जो एक छोटा सा ओशन का इनलेट होता है, एक छोटी सी बे, उसको आप खोव बोलते हैं, जहाँ पे उनको एक ब्लॉक पे रखा जाता है, होस्ट किया जाता है यानी लटका के, और फिर वहाँ लटका कर उनके लीवर रिमूव किए जाता है, फ़िश का उनके फिन्स जिससे फ़िश जो है वो स्विम करती है वो काटे जाते हैं और उसकी खाल उतारी जाती है। हाइड्स जो है वो स्किन आउट की जाती है, उसकी खाल उतारते हैं और फिर उसके बाद शार्क का जो फ्लैश है, शार्क का मीट है, उसको छोटी स्ट्रिप्स में काट के, पट्टियों में काट के फिर उस पर नमक लगाया जाता है। तो बेटे इसे आपको पढ़ते हुए आप साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि फ़िशरमैन के लाइफ और फ़िशिंग का तरीका क्या है। When the wind was in the east, a smell came across the harbor from the shark factory. अब जब ईस्ट की हवा चलती है तो शार्क फैक्ट्री चूँकि वो फ़िश के साथ डील करती है तो हवा के साथ साथ फ़िश की खुशबू जो है वो भी आती है। But today there was only the faint edge of the odor because the wind had backed into the north and then dropped off and it was pleasant and sunny on the terrace. लेकिन आज जो हवा है वो थोड़ी सी कम चल रही है, नॉर्थ की तरफ है, इसलिए आज फ़िश की जो खुशबू है, ओडर बोलते हैं खुशबू को, दैट इज़ ओनली फेंट, वो बस हल्की सी आ रही है। आज मौसम सनी है और प्लेजेंट है। Santiago, the boy said. Yes, the old man said. He was holding his glass and thinking of many years ago. अब बच्चे ने सेंटियागो को आवाज़ दी है और सेंटियागो is holding a glass in his hand and is thinking many years back. वो बूढ़ा आदमी सोच रहा है पिछले पुराने सालों की बातें। ये उसकी पर्सनालिटी का एक खासा है कि हम जब भी सेंटियागो को देखेंगे या हम जैसे उस नावल को रीड आउट करेंगे तो उसकी लाइफ के बारे में और उसके एडवेंचर्स के बारे में और तमाम चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में हैं वो हम ओल्ड मैन की यादों के ज़रिए जानेंगे। सो इट्स बेसिकली इज़ अबाउट हिज रिकलेक्शंस, हिज मेमोरीज। Can I go out and get sardines for you for tomorrow? No, go and play baseball. I can still row and Rogelio will throw the net. अब बॉय उससे क्या पूछता है कि मैं जाऊं और आपके लिए कुछ सार्डिन्स लेकर आऊं। सार्डिन किसको बोलते हैं बेटे? सार्डिन होती है छोटी मछली जो यूजुअली फिशरमैन चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एज अ बेट यूज़ करते हैं बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। तो उससे पूछता है कि मैं आपके लिए कुछ सार्डिन्स लेकर आऊँ, बट ओल्ड मैन रिफ्यूज़िस एंड ही सेज कि वो खुद ही कर लेगा, और दूसरा ये कि रोगेलियो उसके साथ जाएगा जो नेट फेंकेगा मछली को पकड़ने के लिए। आई वुड लाइक टू गो, इफ़ आई कैन नॉट फिश विद यू आई वुड लाइक टू सर्व इन सम वे। अब बच्चे का कहना है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, अगर मैं फ़िश नहीं कर सकता आपके साथ जाके क्योंकि मेरे पेरेंट्स रोकते हैं, फिर भी समहाउ किसी तरीके से मैं आपकी खिदमत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप डेवलप हो चुकी है। तो अगर वो बच्चा अपने पेरेंट्स की वजह से मजबूर है तो फिर भी वो अपने ट्यूटर की, अपने टीचर की, अपने उस ओल्ड एक्सपीरियंस फिशरमैन की किसी तरह से मदद करना चाहता है। You bought me a bear, the old man said. You're already a man. How old was I when you first took me in a boat? 5.
and you nearly were killed when I brought the fish in too green, and he nearly tore the boat to pieces. Can you remember? अब बच्चा जो है ओल्ड मैन उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने पहले ही मुझे बेर लेके दे दी है। फिर वो याद करता है कि उस वक्त मेरी उम्र क्या थी जब आप मुझे अपने साथ लेकर आए थे बोट में। एंड द ओल्ड मैन सेड कि वो 5 साल का था। एंड यू नियरली वर किल्ड व्हेन आई ब्रॉट द फिश इन टू ग्रीन, और तुम तो करीबन मारे ही गए थे जब मैं फ़िश को खींच के बोट में लाया था। एंड दैट वाज टू ग्रीन। टू ग्रीन का मतलब होता है जब फ़िश अभी अलाइव होती है और एक्टिव होती है। जब पहली बार बेटा फ़िश जो है उसको कांटे से पकड़ा जाता है तो वो स्टैगर करती है, उसे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश करती है, और साथ ही फिशरमैन जो हैं वो उसको ड्रैग करके बोट में डालते हैं, यानी वो अलाइव होती है और उस वक्त भी वो अपने आप को उसे छुड़ाने की अटेम्प्ट कर रही होती है। तो उस फिश को हम बोलते हैं कि दैट इज़ टू ग्रीन, दैट इज़ स्टिल अलाइव। और उसी फिश की बात हो रही है कि उसने करीबन बोट को, चूँकि वो इतनी बड़ी थी और इतनी ताकतवर थी कि उसने कश्ती तोड़ कर ही रख दी थी। I can remember the tail slapping and banging and the thought breaking and the noise of the clubbing. I can remember you throwing me into the bow where the wet coil lines were and feeling the whole boat shiver and the noise of you clubbing him like chopping a tree down and the sweet blood smell all over me. अब ये पैराग्राफ है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि फ़िश जो है वो किस तरीके से पकड़ी जाती है और उसको पकड़ के किस तरीके से बोट पर लैंड किया जाता है। सेकेंडली जो आप चीज़ देखेंगे कि राइटर ने आपके सामने एक पिक्चर खींच दी है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी आंखों के सामने वो पूरी तस्वीर घूमती है कि किस तरीके से फ़िश को पकड़ा होगा। सो व्हाट द बॉय टेल्स यू, आई कैन रिमेंबर द टेल स्लैपिंग, कि मुझे याद है कि किस तरीके से उसकी जो टेल थी वो ज़ोर ज़ोर से अपनी टेल जो है वो बोट पे मार रही थी। एंड बैंगिंग, बैंगिंग होता है जब ज़ोर की आवाज़ आती है, जब एक खड़कदार आवाज़ आती है, इससे हमें पता चलता है कि दैट मस्ट बी अ हैवी एंड स्ट्रॉन्ग फिश। एंड द थॉट ब्रेकिंग, और किस तरीके से कश्ती के किनारे टूट रहे थे। एंड द नॉइज़ ऑफ द क्लबिंग, और साथ ही डंडों की आवाज़ आ रही थी। अब ये डंडों की आवाज़ क्या चीज़ है? जब बेटा कोई फिश जो बहुत हैवी हो और स्ट्रॉन्ग हो, जब उसको पकड़ा जाता है दैट इज़ टू ग्रीन। अब उसको मारना पड़ता है, उसको मारने के लिए, उसकी मज़ाहमत को रोकने के लिए फिशरमैन क्लबिंग करते हैं, उसको डंडे मारते हैं। सो आई कैन रिमेंबर यू थ्रोइंग मी इनटू द बाउ, और मुझे याद है आपने मुझे कश्ती के पिछले हिस्से में फेंका था जहाँ पे वेट कॉइल्ड लाइंस, जहाँ पे डोरियाँ पड़ी हुई थी जो गीली थी, बलदार थी। अब ये क्या इंडिकेट कर रही है? मछली को फेंकने के लिए डोरी समंदर में फेंकी जाती है जिसकी सर्टन डेप्थ होती है, उनकी लेंथ होती है, इसलिए वो वेट है और कॉइल्ड है। एंड फीलिंग द होल बोट शिवर, मुझे याद है कि पूरी कश्ती जिस तरीके से हिचकोले खा रही थी। एंड द नॉइज़ ऑफ यू क्लबिंग हिम लाइक चॉपिंग अ ट्री डाउन, और वो आवाज़ जिस तरह से आप मछली को डंडे मारे थे जैसे किसी दरख्त को गिराया जाता है। सो यू कम टू नो कि एक तो मछली भी बहुत स्ट्रांग है और दूसरा है इट रिफर्स टू स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन, कि हम जिस ओल्ड मैन को अभी तक जानते आए हैं हम देखते हैं कि वो बहुत लागर है, लेकिन वो बच्चा जो बात याद कर रहा है वो हमें बताता है कि ओल्ड मैन वॉज क्वाइट अ पावरफुल मैन, कि वो किस तरह से एक बड़ी फिश को इस तरह से क्लबिंग करता है एज इफ इज चॉपिंग अ ट्री डाउन। एंड द स्वीट ब्लड स्मेल ऑल ओवर मी, और बच्चे को याद है कि वो जिस तरीके से जो ब्लड की स्मेल है जो उसको अपनी पूरी बॉडी पे आ रही थी, मछली के जो निकलने वाला ब्लड है उसकी स्मेल। अब इसमें राइटर का टेक्टिक्स क्या है कि एक तो उसने आपको जो है बता दिया कि फ़िश को किस तरीके से बोट पर लैंड किया जाता है। सेकेंडली उसने हमारी बहुत सारी सेंसेस को अपील किया है, हमारी जो है विजुअल सेंसेस को, कि आप अपनी आंखों के सामने जैसे देख रहे हैं कि ये सीन हो रहा है, फ़िश को क्लबिंग करने वाला, लैंड करने वाला, आपकी उसने जो है ऑडिटरी सेंस को कॉल किया है। ऑडिटरी सेंस मतलब आप वो आवाज़ें जो हैं वो जो बैंगिंग की बात करता है और थॉट ब्रेकिंग की बात करता है, तो जैसे आप अपने कानों से सुन रहे हैं। और तीसरी चीज़ ओल्फैक्टरी सेंस को भी कॉल करता है, जब बॉय मेंशन करता है आई कैन स्मेल द स्वीट स्मेल ऑफ ब्लड, कि जिस तरह उस मछली की जो ब्लड की खुशबू है, सो हमारे नर्व्स जो हैं वो इन चीज़ों को फील कर सकते हैं। सो ये राइटर का टैक्टिक्स है कि वो एक ही वक्त में नॉवल पढ़ते हुए हमारी इन तमाम सेंसेस को कॉल करता है। Now old man questions, can you really remember that or did I just tell it to you? I remember everything from when we first went together. अब ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुम्हें वाकई ये बात याद है या ये बात मैंने तुम्हें बताई थी?
दैट मीन्स कि वो चीज़ें इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ओल्ड मैन को डाउट है कि क्या बच्चे को वाकई ये बात याद है, या चूँकि मैं उसको इतनी दफ़ा ये वाक़या सुना चुका हूँ कि वो मेरी दोहराई हुई बात सुना रहा है। बट द बॉय सेज कि उसको ये सब वाकई में याद है। The old man look at him with his sunburned, confident, loving eyes. अब ये इम्पॉर्टेंट है। ओल्ड मैन बच्चे को किस तरह देखता है? विद his sunburned आंखें कौन सी होती हैं? सनबर्न का मतलब होता है कि जिन्होंने ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन देखे होते हैं, जो पुख्ता आंखें हों, जो तजुर्बाकार आंखें हों, जो तमाम विगेरीज एंड विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ से गुजर चुकी हों, हम उनको सनबर्न बोलते हैं। कॉन्फिडेंट, अब हमने ओल्ड मैन की बोट के बारे में बात की ना, द बोट लुक्स एज इफ़ इट शोज़ द साइन ऑफ परमानेंट डिफीट, लेकिन उसके मुकाबले में ओल्ड मैन की आंखें कैसी हैं? कॉन्फिडेंट है। इससे पहले आपने उसकी आंखों के बारे में देखा कि उसकी आंखें हैं चीयरफुल एंड एज ग्रीन एज सी। तो ये उसका कॉन्फिडेंस है, ये उसकी आंखों का एक्सपीरियंस है दैट शोज़ करता है। ये उसकी आंखें हैं जो अनडिफीटेड है, जो शो करती हैं कि डिस्पाइट हिज ग्रोइंग एज, his weakness, his being considered as a slough, the old man is still confident because his eyes show his confidence and his steadfastness. दूसरी चीज़ लविंग आइज़, कि वो जिस तरीके से उस बच्चे को देखता है, उसकी आंखों में जो शफ़क़त और मोहब्बत है, वो तर्जुमानी कर रहा है इस बात की कि ये बच्चा जो है उसके डिसाइफर से बढ़कर कुछ है, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। If you were my boy, I would take you out and gamble, he said. But you are your father's and your mother's and you are in a lucky boat. तो अब प्यार से जो उसकी ख्वाहिश आती कि अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें बाहर लेके जाता, फिर हम गैम्बल करते, जो फिशरमैन की वहाँ पे एक स्पोर्ट है, लेकिन तुम अपने माँ बाप की औलाद हो और वैसे भी तुम एक लकी बोट में हो, तो इसलिए मैं अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता। यानी उसका जो प्यार है बच्चे के लिए, कि जिस तरह विलेजर्स बोलते हैं कि वो स्लाव है, वो बदकिस्मत है, तो ये ना हो कि उसकी बदकिस्मती बच्चे पर असरअंदाज हो। चलिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने इस नॉवल की यहाँ तक की रीडिंग को एंजॉय किया होगा। सी यू टुमारो। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।